देखिए मोल कॉन्सेप्ट में रिवीजन का सेकंड लेक्चर ले रहे हैं। इसमें देखेंगे फॉर गैसेस। गैसेस के लिए मैंने आपको बता रखा था, देखिए क्या है, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैस, कौन सी, आइडियल गैस, एट एसटीपी, एनटीपी कंडीशन या एसटीपी कंडीशन इज 22.4 लीटर, या कह सकते हैं 22,400 ml, नॉन एज मोलर मास। तो किसी भी आइडियल गैस के 1 मोल का वॉल्यूम एनटीपी कंडीशन या एसटीपी कंडीशन पे कितना होता है, 22.4 लीटर या 22,400 ml। और इसे क्या बोलते हैं, 1 मोल के मास को क्या, 1 मोल के वॉल्यूम को क्या बोलेंगे, मोलर वॉल्यूम। ठीक है, मोलर मास नहीं, मोलर वॉल्यूम। क्लियर। चलिए, एसटीपी कंडीशन क्या होती है, देखिए एक बार और देख लीजिएगा। एसटीपी कंडीशन मतलब जिसमें टेम्परेचर क्या हो, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, या बोल सकते हैं 273 केल्विन, वैसे एग्जैक्ट होता है 273.15 केल्विन। ठीक। एंड प्रेशर क्या होता है इसमें, 1 बार। ठीक है, अगर एसटीपी है तो प्रेशर 1 बार, और अगर एनटीपी है तो टेम्परेचर इसमें भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड, या कह सकते हैं 273 केल्विन, एंड प्रेशर क्या होता है, एटीएम। तो ध्यान कैसे रख लें, एन टी, देखिए एन और टी जिसमें आ रहा नहीं कि वो क्या होगा, एटीएम में प्रेशर होगा, जिसमें एन टी नहीं आता, नहीं कि एस टी आता है, वो क्या होगा, बार में। ये याद रखने का एक तरीका है। और मैंने आपको बताया था कि अगर हम बात वैसे एग्जैक्ट बात करें तो ये अलग अलग है, मगर प्रैक्टिकली अगर हम क्या करें, न्यूमेरिकली अगर हम जब सॉल्व करेंगे तो दोनों कंडीशन ऑलमोस्ट सेम है, तो इनमें दोनों को एक ही सेम कंडीशन लेके चलेंगे। तो 1 एटीएम और 1 वार में जो रिलेशन है वो क्या होता है, 1 एटीएम इक्वल होता है 1.01 वार। तो ऑलमोस्ट क्या कह सकते हैं इसे, 1 बार। अगर कंपेयर करने पे जाएंगे तो एटीएम थोड़ा बड़ा होता है किससे, बार से। देखिए ये कह रहा है फॉर कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू एसटीपी एंड एनटीपी बोथ कंसिडर्ड सेम। तो अगर कैलकुलेशन पॉइंट व्यू से हम देखें तो दोनों कंडीशन को एक ही लेके चलेंगे। देखिए कुछ प्रॉब्लम, ये कह रहा है व्हाट विल बी वॉल्यूम ऑफ 8.8 ग्राम ऑफ CO2 एट एसटीपी। एक तो हमें गैस दिया है, और गैस भी किस पे दिया है, एनटीपी पे दिया है। तो मैं कौन सा फॉर्मूला लगा सकता हूँ, मोलर वॉल्यूम वाला। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स हमसे पूछ रहा है, पूछ रहा है व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ 8.8 ग्राम। हमें मुझे CO2 गैस दे रखी है, एनटीपी पे दे रखी है, और गैस का हमें क्या दे रखा है, अमाउंट कितना, किस में, वेट में। अमाउंट दे रखा है वेट में 8.8 ग्राम। अगर हमें गैस दे रखी हो एसटीपी कंडीशन या एनटीपी कंडीशन पे, तो मोल निकालने के लिए अच्छा होता है कि आप वॉल्यूम वाला फॉर्मूला लगाएं। तो उसके लिए अमाउंट क्या है गैस का, किस में होना चाहिए, वॉल्यूम में। मुझे क्या दे रखा है, 8.8 ग्राम उसका अमाउंट दे रखा है। तो आप क्या कर लें, अगर मोल्स निकालना है तो मोल्स कैसे निकलेंगे, नंबर ऑफ मोल्स आएंगे वेट अपॉन मोलकुलर वेट। वेट मुझे पता है कि सब्सटेंस का कितना, 8.8 ग्राम, और मोलिकुलर वेट किसका होगा, सब्सटेंस का। सब्सटेंस कौन है, CO2। तो CO2 का मोलिकुलर वेट कितना होता है, 44। ठीक है, तो यहाँ से मोल आ गए 0.28 मोल। अब हमें पता चल गया कि CO2 गैस के 8.8 ग्राम में कितना वॉल्यूम है, कितने मोल है, 0.2 मोल। और 0.2 मोल है तब तो वॉल्यूम बड़े आराम से निकल जाएगा। वॉल्यूम ऑफ CO2 एट एनटीपी, अगर हम एनटीपी पे वॉल्यूम देखें तो क्या होता है, एन इंटू वॉल्यूम। 1 मोल का वॉल्यूम हमें पता है कितना, 1 मोल के वॉल्यूम को क्या बोलते हैं, मोलर वॉल्यूम। और गैस के केस में और एनटीपी कंडीशन पे 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 लीटर, मगर हमारे पास गैस के मोल हैं कितने, 0.2 मोल। तो बस क्या करेंगे, तो टोटल वॉल्यूम कैसे निकाल देंगे, एन इंटू वी एम। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए CO2 के, 0.2, और 1 मोल का वॉल्यूम एनटीपी पे, 1 मोल गैस का वॉल्यूम एनटीपी कंडीशन में कितना होगा, 22.4 लीटर। तो बस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, समझ रहे, देखिए कैसे लगाते हैं मोल्स। यहाँ पे मोल्स क्या होता है, मोल्स होता है, अगर हम बात करें, ये देखिए मोल्स, मोल्स गैस के केस में किससे आते थे, V अपॉन मोलर वॉल्यूम। तो यहाँ से हम आपको क्या निकालना है, आपके वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम किसके इक्वल हो जाएगा, वो हो जाएगा मोल्स इनटू मोलर वॉल्यूम। क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, तो कॉन्सेप्ट क्या है, अगर हमें गैस दे रखी है एसटीपी कंडीशन पे, तब तो 1 मोल का वॉल्यूम चाहे कोई सी भी गैस हो कितना होता है, 22.4 लीटर। मगर एनटीपी कंडीशन ना हो, कोई और कंडीशन हो, गैस ही हो मगर कंडीशन एनटीपी ना हो, एनटीपी मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और क्या हो जाए, 1 एटीएम प्रेशर। अगर ये कंडीशन ना हो, टेम्परेचर चेंज हो जाए या प्रेशर चेंज हो जाए, तो उस केस में फिर क्या लगाते हैं, पी बी इजिकल टू एन आर टी। तो तो कॉन्सेप्ट क्या है, इफ डिफरेंट टेम्परेचर एंड
एंड प्रेशर गिवन देन वॉल्यूम कैन बी कैलकुलेटेड। अगर हमारे पास क्या है, जो टेम्परेचर है, प्रेशर है, वो एनटीपी कंडीशन से डिफरेंट है, कोई सा भी हो जाए, ठीक है, चाहे टेम्परेचर चेंज हो जाए चाहे प्रेशर चेंज हो जाए, तो उस केस में हम क्या लगाएंगे, पी बी इक्वल टू एनआरटी, यानी कि आइडियल गैस इक्वेशन, और यहाँ से फिर वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो वॉल्यूम कैसा आ जाएगा फिर, अगर पी बी इक्वल टू एनआरटी है तो वी इक्वल टू आ जाएगा एनआरटी अपॉन पी से, जहाँ वी क्या है, वॉल्यूम किस में ले जाएगा, लीटर में, पी क्या है, प्रेशर किस में लिया जाएगा, एटीएम में, और टी क्या है, टेम्परेचर किस में लिया जाएगा, केल्विन में, और आर क्या है, गैस कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 8.821 होती है लीटर एटीएम केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, और कैलकुलेशन में अप्रोक्सीमेट लिख सकते हैं कितना, 0.08, और एन क्या होते हैं, नंबर ऑफ मॉल्स। जैसे एक प्रॉब्लम देखिए, ये कह रहा है व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ ए 6.8 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर एंड 2 एटीएम प्रेशर। तो आपके जो टेम्परेचर है और प्रेशर है वो एनटीपी कंडीशन से डिफरेंट है, तो इस केस में जो वॉल्यूम निकलेगा वो किससे आ जाएगा, पीबीजिकल टू एनआरटी से, ठीक है। अब पीबीजिकल टू एनआरटी में मोल्स चाहिए, तो मोल्स किससे निकल जाएंगे, हमें वेट दे रखा है, तो मोल्स किस, मोल का फॉर्मूला क्या लगा लेंगे यहाँ पे, मोल्स इक्वल हो जाएगा वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। वेट मुझे दे रखा है कितना, गैस का 6.4 ग्राम, और मोलिकुलर मास कितना होगा गैस का, गैस कौन सी है, हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोजन गैस के लिए मोलिकुलर मास कितना होगा 2, तो यहाँ से मोल निकल कर आगे गैस के कितने, 3.2। अब टेम्परेचर कितना है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड, मगर इसको लेके चलना है कैल्विन में, तो कैल्विन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 27 डिग्री सेंटीग्रेड में क्या ऐड कर देंगे, 273, तो कितना आ जाएगा, 300 कैल्विन। प्रेशर हमें कितना दे रखा है, 2 एटीएम, और गार की वैल्यू हमें मालूम होती है 0.0821 लीटर एटीएम मोल इनवर्स कैल्विन इनवर्स। वॉल्यूम निकालना है, तो बस सिंपल नॉर्मल इक्वेशन लगा देंगे, पी बी इक्वल टू एनआरटी, तो वहाँ से निकलेगा वी इक्वल टू एनआरटी अपॉन पी। एन की वैल्यू रखी मोल्स की, आर की वैल्यू रख ली, टेम्परेचर की वैल्यू रख ली, और प्रेशर की यहाँ से सोल्व करेंगे तो ये निकल के आ रहा है कितना, 39.4 लीटर के आसपास, ठीक है। तो इस देखिए एक प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम क्या करेगी, अभी तक जितना भी आपने पढ़ा है मोल कॉन्सेप्ट में, ऑलमोस्ट सब चीज़ों को क्या कर देगी, रिवाइज कर देगी। क्या है, ये कह रहा है हाउ मैनी, ये फिल इन द ब्लैंक है, विल बी प्रेजेंट इन 6.4 ग्राम ऑफ मीथेन। हमें क्या है, मीथेन गैस दे रखी है जिसका अमाउंट कितना है, 6.4 ग्राम, तो 6.4 ग्राम मीथेन में कितना, हाउ मैनी क्या है ये पूछ रहा है, कि हाउ मैनी क्या पूछा है वो यहाँ दे रखे हैं, ठीक है। एक बार फिल इन द ब्लैंक कीजिएगा, ये एक बार, ये एक बार, तो क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ मॉल्स, तो नंबर ऑफ मॉल्स आप निकाल देंगे, नंबर ऑफ मॉल्स किससे आएंगे, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। फिर कह रहा है नंबर ऑफ ग्राम मोलिक्यूल्स, नंबर ऑफ ग्राम मोलिक्यूल, देखिए ग्राम मोलिक्यूल्स मतलब या एटम मोलिक्यूल्स, तो इसके बीच में कहीं ऑफ नहीं दे रखा है, तो ये भी क्या है, ये भी नंबर ऑफ मोल्स ही हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स कह दे या नंबर ऑफ ग्राम मोलिक्यूल्स, ग्राम एटम्स, तो समझ लीजिए क्या पूछ रहा है, मोल ही पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब भी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, तो जो आंसर ए होगा वही आंसर क्या होगा, बी होगा। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकल जाएंगे, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, वेट कितना है 6.4, और मोलिकुलर वेट कितना आएगा, मोलिकुलर मास कितना आएगा मीथेन का, कार्बन का होगा 12, और हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा 4, क्योंकि 4 हाइड्रोजन है, तो कितना हो जाएगा 16। चलिए नेक्स्ट पूछ रहा है नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, तो मोलिक्यूल्स कैसे आएंगे, ये जो मोल्स आएंगे, मोल्स में किसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, एन ए की, क्योंकि एक मोल में कितने मोलिक्यूल्स होते हैं, एन ए मतलब एवोगैड्रो नंबर। आगे पूछ रहा है नंबर ऑफ मोल एटम की बात कर रहा है, देखिए तो मोल एटम क्या है, पहले आप क्या निकाल लो, नंबर ऑफ एटम्स निकालें। अगर हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकलेंगे वो समझो, नंबर ऑफ एटम्स निकलेंगे मोल्स इंटू एन ए, मोल्स इंटू एन ए, मोल्स में एन ए की मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आ जाएंगे, मोलिक्यूल्स, इंटू क्या करेंगे, एटोमिसिटी, तो वो क्या आ जाएंगे, एटम्स आ जाएंगे। एटोमिसिटी मीथेन में है कितनी, 5, तो पहले तो रखेंगे मोल्स, मोल्स की मल्टीप्लाई करेंगे एन ए से तो वो क्या आ जाएंगे, मॉलिक्यूल्स, एन ए की मल्टीप्लाई करेंगे एटॉमिसिटी से, वो क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ एटम्स, तो ये आएंगे नंबर ऑफ एटम्स इस केस में। अब वो पूछ रहा है मोल एटम का मतलब एन ए को हटा देना है, तो मोल एटम कैसे आएंगे, एन ए इंटू एटोमिसिटी, और टोटल नंबर ऑफ एटम कैसे आते हैं, एन एन मोल्स इंटू एन ए इंटू एटोमिसिटी। समझ में आ गई बात। अगर टोटल एटम की बात कर रहा हूँ तो वो किससे आएंगे, मोल्स इंटू एन ए इंटू एटोमिसिटी। अगर मोल एटम देख रहे हैं तो जब भी मोल वर्ड आ जाए, तो मोल एटम आ जाए तो उसमें एन ए की मल्टीप्लाई नहीं करते, तो इस केस में क्या होगा, एन ए मतलब इसमें होगा एन मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स इंटू एटोमिसिटी, इसमें एन ए की मल्टीप्लाई नहीं होगी। फिर यहाँ देखिए नंबर ऑफ मोल्स एटम ऑफ हाइड्रोजन, वो हाइड्रोजन एटम, और ये इसमें पूछ रहा मोल हाइड्रोजन एटम, तो पहले और ये पूछ रहा मोल
मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। देखिए यहाँ पे पूछा है मोल एटम ऑफ हाइड्रोजन और यहाँ सिर्फ पूछा है एटम ऑफ हाइड्रोजन। तो मोल मोल वर्ड अगर लिख दिया तो उसमें क्या होगा, Na की मल्टीप्लाई नहीं होगी। तो मोल एटम ऑफ हाइड्रोजन कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एटोमिसिटी। एटोमिसिटी किसकी रखनी, हाइड्रोजन एटम की। तो हाइड्रोजन एटम की मीथेन में एटोमिसिटी होगी कितनी, 4। क्लियर। तो देखिए मोल एटम ऑफ हाइड्रोजन कैसे निकलेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एटोमिसिटी। एटोमिसिटी किसकी, हाइड्रोजन एटम की, जो कितनी है 4। यहाँ पूछ रहा है एटम ऑफ हाइड्रोजन, तो वो किससे निकलेंगे, मोल्स इनटू Na इनटू एटोमिसिटी ऑफ हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन की एटोमिसिटी कितनी होगी 4। ऐसी नंबर ऑफ मोल्स एटम ऑफ कार्बन, तो मोल्स वर्ड आ गया तो इसका मतलब इस कैलकुलेशन में Na की मल्टीप्लाई नहीं होगी। तो आप लिखेंगे मोल्स इनटू एटोमिसिटी ऑफ कार्बन एटम, और कार्बन एटम की एटोमिसिटी मीथेन में कितनी है 1, मीथेन में एक ही कार्बन एटम आ रहा है। अब इसमें पूछ रहा है एटम ऑफ कार्बन, इसमें मोल शब्द हटा दिया, एटम ऑफ कार्बन पूछ रहा है तो इसमें Na की भी मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, मोल्स इनटू Na इनटू क्या हो जाएगा, एटोमिसिटी ऑफ कार्बन एटम, जो कितनी है 1। आगे पूछ रहा है नंबर ऑफ मोल इलेक्ट्रॉन। मोल इलेक्ट्रॉन देखो मोल वर्ड लिख दिया, तो मोल इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है तो इसमें भी क्या होगा, Na की मल्टीप्लाई नहीं होगी। ठीक है, तो देखिए तो क्या होगा, तो इसमें लिखेंगे मोल्स इनटू क्या होगा, इनटू होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, किसमें, एक मीथेन में। तो मोल्स इनटू इलेक्ट्रॉन, एक मीथेन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कार्बन में होते हैं 12 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन में होता है 1 इलेक्ट्रॉन। मीथेन में कितने हाइड्रोजन है 4। तो टोटल मीथेन में इलेक्ट्रॉन देखूंगा तो 12 तो आएंगे कार्बन से और 4 आएंगे हाइड्रोजन से, तो कितने हो गए 16। तो इसमें जो अगर हम निकालें मोल इलेक्ट्रॉन तो किससे आएंगे, मोल्स इनटू क्या होगा 16 इनटू क्या कर देंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर देंगे किसमें, एक मॉलिक्यूल्स में, और वो कितने हैं 16। तो मोल्स इनटू 16। यहाँ पूछ रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल इलेक्ट्रॉन्स, वहाँ मोल इलेक्ट्रॉन पूछ रहा था तो उसमें Na की मल्टीप्लाई नहीं हुई थी। अब क्या Na की मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि टोटल इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, तो अब क्या होंगे, मोल्स इंटू Na इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, किसमें, एक मीथेन मॉलिक्यूल्स में, तो वो कितने हैं 16। यहाँ देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोटॉन, तो मोल प्रोटॉन पूछ रहा है तो क्या होंगे, मोल इनटू नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन भी मीथेन में उतने होंगे जितने इलेक्ट्रॉन थे, क्योंकि न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने क्या होते हैं, प्रोटॉन। तो प्रोटॉन भी कितने होंगे 16। तो इसमें होगा मोल्स इनटू क्या हो जाएगा 16। यहाँ देखिए ये पूछ रहा है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो आपका टोटल प्रोटॉन्स पूछ रहा है, मोल प्रोटॉन्स नहीं पूछ रहा। तो आप क्या Na की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मोल्स इनटू Na इनटू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन ए 1 मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन, और वो कितने होंगे 16। वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP, तो STP पे 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर। तो क्या होगा, तो टोटल हमारे पास मोल कितने होंगे, जितने भी निकले होंगे वेट अपॉन मोल को वेट से, तो मोल्स इनटू क्या लिख देंगे VM मतलब मोलर मास मतलब 22.4 लीटर, क्योंकि 1 मोल गैस का वॉल्यूम होता है STP कंडीशन पे कितना 22.4 लीटर। तो इसमें आएगा मोल्स इंटू 22.4। यहाँ देखिए वॉल्यूम ऑफ गैस एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 280 m, तो आपके प्री कंडीशन बदल गई, अब STP कंडीशन नहीं है, तो इस केस में क्या लगाएंगे, PB इक्वल टू nRT, और PB इक्वल टू nRT से निकाल के क्या लगा देंगे, वॉल्यूम। एक ये कह रहा है एक्चुअल मास ऑफ मीथेन, मीथेन का एक्चुअल मास होता क्या है, ये अभी मैंने आपको नहीं बताया। देखिए एक्चुअल मास क्या होता है, एक मोलिक्यूल का मास, किसमें, ग्राम की टर्म्स में। एक मोलिक्यूल का जो मास होता है ग्राम की यूनिट में, उसे बोलते हैं एक्चुअल मास। तो एक मीथेन, अगर मैं बात करूं एक मीथेन मोलिक्यूल का, देखिए मीथेन में कितना है, मीथेन का जो मास है वो कितना है 16 है। अगर मैं 16 AMU लिखूं, 16 AMU का मतलब तो हो गया एक मीथेन मोलिक्यूल का मास। अगर मैं लिखूं 16 ग्राम तो वो होगा 1 मोल मीथेन का मास। तो हमें 1 मोल का नहीं चाहिए, हमें चाहिए 1 मोलिक्यूल का। तो ये क्या हो गया, तो एक मोलिक्यूल मीथेन का मास होगा 16 AMU। मगर एक्चुअल मास कब बोलते हैं, जब ये ग्राम की फॉर्म में हो। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि एक AMU में कितने ग्राम होते हैं 1.660 इंटू 10 की पावर -24 kg या 10 की पावर -24 kg। तो आप क्या करेंगे 16 AMU से ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो किसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 में मल्टीप्लाई कर देंगे किसकी, 1.660 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम हो जाएगा 16। अब तो ये ठीक है, अब तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
चलिए, आप चाहोगे तो मैं आंसर बता देता हूँ। तो जैसे पहला क्वेश्चन था, पूछ रहा था नंबर ऑफ मॉल्स, तो नंबर ऑफ मॉल्स किससे निकलेंगे? वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। वेट कितना दे रखा था? 6.4 ग्राम, और मोलिकुलर मास कितना होगा मीथेन का? 16। तो यहाँ से मल्टीप्लाई सोल्व करके कितना आ गया? 0.4 मॉल। तो हमारे पास इस कंपाउंड में मीथेन के कितने मॉल्स हैं? 0.4 मॉल्स हैं। दूसरा पूछा था नंबर ऑफ ग्राम मोलिक्यूल्स। ग्राम मोलिक्यूल कहे या नंबर ऑफ मॉल्स कहे, एक ही बात है। तो अभी भी क्या पूछ रहा है? नंबर ऑफ मॉल्स पूछ रहा है, वो हम निकाल चुके हैं कितने? 0.4 मॉल्स। आगे पूछा था उसने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो मोल में हम किसकी मल्टीप्लाई कर देंगे? एन की, तो ये क्या आ जाएंगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक, अब वो पूछा था नंबर ऑफ, फिर पूछा था उसने मोल एटम। मोल एटम देखिए, तो मोल एटम में क्या होगा? जब मोल एटम पूछ रहा तो वहां एन नहीं आता, तो मोल्स इंटू एटोमिसिटी। मोल थे 0.4, एटोमिसिटी कितनी थी मीथेन में? 5। आगे पूछ रहा था नंबर ऑफ एटम, मोल एटम नहीं, सिर्फ एटम पूछ रहा है। तो एटम पूछ रहा है तो फिर क्या करेंगे? मोल्स इंटू एन ए इंटू क्या कर देंगे? एटोमिसिटी। मोल्स कितने थे मेरे पास? 0.4, एन ए तो एन ए है, और एटोमिसिटी कितनी थी? इंटू 5। नेक्स्ट पूछा था उसने पूछा था मोल एटम ऑफ हाइड्रोजन। मोल एटम पूछ रहा है तो यानी कि एन नहीं आएगा, तो सिर्फ क्या आएगा? मोल इंटू एटोमिसिटी किसकी? हाइड्रोजन एटम की। और हाइड्रोजन एटम की एटोमिसिटी मीथेन में क्या थी? देखिए, ये था मीथेन, मीथेन था CH4, तो इसमें हाइड्रोजन एटम की एटोमिसिटी कितनी थी? 4। तो मोल्स इंटू एटोमिसिटी ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो मोल्स थे 0.4, एटोमिसिटी होगी 4। ये क्या आ गए? मोल एटम ऑफ हाइड्रोजन। अब वो पूछ रहा था हाइड्रोजन एटम, तो हाइड्रोजन एटम है तो इंटू साथ में इसमें एन की मल्टीप्लाई और कर देंगे। आगे पूछा था उसने सिर्फ मोल प्रोटॉन, तो मोल प्रोटॉन कैसे निकलेंगे? मोल इंटू एटोमिसिटी, वो मोल, मोल कार्बन पूछा था उसने, मोल, मोल ऑफ कार्बन एटम, मोल ऑफ कार्बन एटम, तो क्या होगा? मोल पूछ रहा, मोल कार्बन एटम पूछ रहा था, तो क्या करते? मोल्स इनटू एटोमिसिटी ऑफ कार्बन एटम, और मीथेन में कार्बन एटम की एटोमिसिटी कितनी है? 1। तो मोल तो कितने थे? 0.1, और एटोमिसिटी कार्बन की कितनी थी? 1। ये क्या आ गए थे? 0.4 आ गए। कौन? मोल कार्बन एटम। अब सिर्फ कार्बन एटम पूछ रहा है तो इनटू साथ में क्या करेंगे? एन की मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ देखिए, आगे पूछा था उसने, वो कह रहा था मोल इलेक्ट्रॉन्स, मोल इलेक्ट्रॉन्स, तो मोल, मोल शब्द दे दिया तो उसमें एन की मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, तो सिर्फ क्या आएगा? मोल इनटू क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 मीथेन। तो नंबर ऑफ मोल्स तो थे 0.4, और एक मीथेन में कितने इलेक्ट्रॉन है? 60। एक मीथेन में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 10 थे। कार्बन में होंगे 6 इलेक्ट्रॉन, और हाइड्रोजन में कितना होता है? 1, और कितने हाइड्रोजन है? 4, तो कितना हो गया? 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, तो मोल्स इंटू 10, ये क्या हो गए? कितना वैल्यू आ गई? 4। और ये 4 है क्या? ये है मोल इलेक्ट्रॉन। पूछे टोटल इलेक्ट्रॉन, तो टोटल इलेक्ट्रॉन है तो मोल वर्ड हटा दिया, तो इंटू मोल, जैसे मोल वर्ड हटेगा तो इंटू क्या कर देंगे? एन कर देंगे। फिर उसने पूछा था मोल प्रोटॉन, तो मोल प्रोटॉन कैसे निकलेगा? उसी तरीके से नंबर ऑफ मोल्स इंटू नंबर ऑफ मोल्स इंटू नंबर ऑफ प्रोटॉन इन मीथेन। तो मीथेन में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही क्या होते हैं? प्रोटॉन्स, क्योंकि न्यूट्रल है। 6 हो गए कार्बन से और 4 हो गए हाइड्रोजन से, तो 10 प्रोटॉन होंगे एक मीथेन मॉलिक्यूल में। तो नंबर ऑफ मोल्स इंटू क्या कर देंगे? 10, तो कितना हो जाएगा? 0.4। अब वो फिर पूछ, ये तो ये किसके आ गए थे? मोल प्रोटॉन। अब वो पूछ रहा है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो इंटू क्या करेंगे? साथ में एन और कर देंगे। अब वो वॉल्यूम पूछा था किस पे? वॉल्यूम पूछा था एसटीपी पे, तो एसटीपी पे वॉल्यूम क्या होगा? मोल्स इंटू मोलर वॉल्यूम। एसटीपी पे एक गैस का मोलर वॉल्यूम होता कितना है? 22.4 लीटर। तो मोल थे मेरे पास 0.4 इंटू क्या कर देंगे? 22.4 लीटर। अब के वॉल्यूम पूछ रहा था किस पे? 27 डिग्री सेंटीग्रेड और 280 टेम्परेचर। तो आपके कंडीशन एसटीपी से डिफरेंट हो गई, तो किससे निकालेंगे? पीबीजी इक्वल टू एनआरटी से। तो वहाँ से वॉल्यूम आ जाएगा एनआरटी अपॉन पी। मोल्स की वैल्यू है 0.4, आर वैल्यू हमें पता है 0.0821, और टेम्परेचर कितना हो जाएगा? 227 डिग्री सेंटीग्रेड को जब केल्विन में लेंगे तो कितना हो जाएगा? 300, और प्रेशर दे रखा था 280। तो यहाँ से सोल्व कर लेंगे जो भी आएगा। एक्चुअल मास मैंने आपको बताया क्या होता है? एक मॉलिक्यूल का मास किसमें? ग्राम में। तो एक मीथेन के मॉलिक्यूल का मास कितना है? 16 AMU है, मगर AMU को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो किसकी मल्टीप्लाई कर देंगे? 1.660 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। तो ये जो मास आएगा ग्राम में, ये निकल कर आएगा, ये कहलाएगा एक्चुअल मास ऑफ मीथेन। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ एक्चुअल मास। तो एक्चुअल मास का कॉन्सेप्ट क्या है? इट इज द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इन ग्राम। किसी भी सब्सटेंस के एक मॉलिक्यूल का जो मास है ग्राम में, उसे क्या बोलते हैं? एक्चुअल मास। तो जो एक्चुअल मास है वो क्या होगा? एक्चुअल मास होगा
मोलिकुलर मास किस में, एएमयू में, और एएमयू को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए किसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 1.660 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम की। तो मोलिकुलर मास लिखिए, एक मोलिक्यूल का मास लिखो और उसे मल्टीप्लाई कर दो किसे, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 से, तो ये क्या आ जाएगा, एक्चुअल मास आ जाएगा, यानी कि कह सकते हैं एक मोल का मास आ जाएगा ग्राम में, और उसे क्या बोलते हैं, एक्चुअल मास। और देखिए ये कह रहा है हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स विल बी प्रेजेंट इन द फॉलोइंग। ये कह रहा है 16 ग्राम ओ एटम, 16 ग्राम O2 मोलिक्यूल, 60 ग्राम O3, कितने मॉलिक्यूल होंगे। चलिए जी, तो नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकलते हैं, मोल्स इंटू Na इंटू एटोमिसिटी। अब मोल्स कैसे निकलता है, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। वेट कितना दे रखा है यहाँ 16, और एटॉमिक वेट O का कितना होगा 16, इंटू Na और इंटू एटोमिसिटी। एटोमिसिटी तो O में कितनी है 1, तो बस यहाँ से सोल्व होकर कितना आ गया Na। सेकंड केस में निकालें तो वेट तो कितना है 16, और मोलिकुलर मास इसका कितना हो गया, O2 का कितना हो जाएगा 32, इंटू Na, और इंटू क्या करेंगे एटोमिसिटी। एटोमिसिटी इसमें O2 में है कितनी 2, तो फिर यहाँ देखिए 16 इंटू 2 कितना हो गया 32, जो कैंसिल होकर वापस एन। यहाँ देखिए वेट है 16 और मोलिकुलर मास O3 का कितना हो जाएगा 48 इंटू Na, इंटू क्या करेंगे Na, ठीक है, और इंटू एटोमिसिटी। एटोमिसिटी इसमें कितनी है 3, तो फिर 16 इंटू 3 कितना हो जाएगा 48, 48 से 48 कट क्या बचेगा Na। तो तीनों में नंबर ऑफ एटम्स क्या आएंगे, सेम आएंगे। आगे क्वेश्चन कह रहा है हाउ मैनी नंबर ऑफ मोल इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मोल ऑफ, ये क्या है, मोल ऑफ पी इलेक्ट्रॉन। पी और पी इलेक्ट्रॉन मतलब पी सबसेल, पी ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उन इलेक्ट्रॉनों की बात कर रहा है, और सिर्फ वहां तो मोल ऑफ पी इलेक्ट्रॉन, यहां पूछ रहा है पी इलेक्ट्रॉन किस में, विल बी प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ एजाइड आयन। तो कह रहा है एजाइड आयन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कितने मोल इलेक्ट्रॉन हैं। जो इलेक्ट्रॉन होंगे उन्हें Na से डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल जाते हैं, मोल इलेक्ट्रॉन, या कह लो जो मोल इलेक्ट्रॉन होते हैं उनमें Na की मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन। ऐसे क्या निकालेंगे, पी के इलेक्ट्रॉन, पी इलेक्ट्रॉन मतलब पी सेल के इलेक्ट्रॉन, या पी सब सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या लाएंगे, पी इलेक्ट्रॉन्स, उन्हें Na से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएंगे, मोल पी इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। चलिए तो देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलते कैसे हैं, मोल्स इंटू Na और इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन स्पेसिस, एक स्पेसिस में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, उससे आ जाएंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बात कर रहा है वो एजाइड आयन की। एजाइड आयन होता क्या है, एजाइड आयन होता है N3-1, 3 नाइट्रोजन एटम और उन पे टोटल चार्ज कितना -1, ठीक। चलिए बात करें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन एजाइड आयन, एक एजाइड आयन में इलेक्ट्रॉन होंगे कितने। नाइट्रोजन के पास देखो ये सिंबल होता है नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 7, एक नाइट्रोजन एटम के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 एटम के पास कितने होंगे 7 इंटू 3 तो कितना हो गया 21, और -1 का मतलब क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, एडिशनल इलेक्ट्रॉन एक ऐड हो गया तो क्या आ जाएगा +1, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसमें 22 हो गए। क्लियर हो गई बात। चलिए अब टोटल इलेक्ट्रॉन तो 22 हैं, मगर बात करें पी इलेक्ट्रॉन्स की भी बात कर रहा है वो, तो पी सबसेल्स के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ अगर हम बात करें पी नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन थे 7, तो अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन देखें, ये कॉन्फ़िगरेशन 11वीं वाले बच्चों को समझ में नहीं आएगा अभी, क्योंकि मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं बताया। तो अब जस्ट अगले चैप्टर में एटॉमिक स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताएंगे तब समझ में आ जाएगा, मगर फिलहाल अभी बस आप सुन लो इसे क्या है ये। तो जब 7 इलेक्ट्रॉन है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p2। पहली सेल में केवल s सब सेल, दूसरी सेल में s और p। s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2, और p में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 6, मगर p में इलेक्ट्रॉन जब ही आते हैं जब s फुल्ली फिल हो जाती है, उसके बाद p माइनस शुरू होते हैं। तो ध्यान रखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कि पहली सेल में केवल ये फर्स्ट सेल है, फर्स्ट सेल में केवल s सब सेल होती है और जिसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2। सेकंड सेल है ये, सेकंड सेल में s सब सेल भी होती है और p सब सेल भी। तो देखिए सेकंड सेल की s सब सेल और सेकंड सेल की p सब सेल, s सब सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और p में मैक्सिमम 6 आ सकते हैं। तो मेरे पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने थे 7, 2 इलेक्ट्रॉन तो पहली s सेल की s सब सेल में चले गए, 2 इलेक्ट्रॉन सेकंड सेल की s सब सेल में चले गए, कितने हो गए 4, बचे कितने 3। तो सेकंड सेल की p सब सेल में केवल 3 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे क्योंकि हमारे पास 3 ही इलेक्ट्रॉन बचे हैं। दूसरा, इस टाइप के n मेरे पास कितने होंगे 3n होंगे, मगर इन 3 में से कोई से एक n पे क्या होगा माइनस चार्ज होगा। तो समझिए, तो यहाँ देखें, तो अगर n था तो ये था, n माइनस है तो n-1 है, तो इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 7 + 1 कितना होगा 8 इलेक्ट्रॉन। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन देखें तो क्या होगा ns2 और 2s2 और 2p4, आपके इसमें 4 आ गए।
तो अगर सिंपल नॉर्मल n है तो उसमें p ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है 3, और अगर n-1 है तो p सब शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है 4। तो देखिए नंबर ऑफ p इलेक्ट्रॉन इन 1n3 माइनस आयन, एक एजाइड आयन के अंदर कितने p इलेक्ट्रॉन होंगे। तो देखिए इस n-3 आयन्स के अंदर अगर आप यहाँ देखें तो ये देखो क्या होगा, इसमें एक n होगा, एक इसमें क्या होगा n एटम होगा, एक दूसरा भी n एटम होगा, और एक तीसरा क्या होगा n माइनस होगा। n के अंदर कितने p इलेक्ट्रॉन है 3, n के अंदर कितने हैं 3, और n-1 के अंदर कितने हैं 4। तो टोटल p इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए किसमें n3-1 में, तो वो कितने हो जाएंगे 3 + 3 कितना हो गया 6, और +4 कितना हो गया 10 p इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर होगी बात। तो एक एजाइड आयन के अंदर कितने p इलेक्ट्रॉन है 10, और टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 22। अब क्वेश्चन हम कर सकते हैं, मुझे क्या दे रखा 1 मोल n3 माइनस आयन दे रखा है। तो देखिए तो नंबर ऑफ एजाइड आयंस निकाल लो, टोटल एजाइड आयंस कितने होंगे, वो होंगे n इंटू एन, ये हो गए मोल्स, और इंटू क्या हो गया एन, ठीक है। तो ये क्या हो गया नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स या नंबर ऑफ आयंस हो गए। तो मोल्स में अगर एन की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या आ जाएंगे नंबर ऑफ स्पेसीज आ जाते हैं। स्पेसीज मतलब या तो आयंस होंगे या मोलिक्यूल्स होंगे, और n की वैल्यू है 1, तो कितना आ गया 1n। वो पूछ रहा है हमसे, क्या पूछ रहा है, अगर वो टोटल इलेक्ट्रॉन्स पूछेगा तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स किससे आएंगे मोल्स इंटू एन और इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक आयन के अंदर। तो एन की वैल्यू तो है 1, देखो मोल्स तो कितने हैं 1 इंटू एन, और एक आयंस के अंदर इलेक्ट्रॉन टोटल इलेक्ट्रॉन है कितने 22, तो ये तो आ गए इलेक्ट्रॉन 22 एन। वो पूछ रहा मोल इलेक्ट्रॉन, मोल इलेक्ट्रॉन पूछेगा तो इस एन को हटा देंगे, या कह सकते हैं सिर्फ उसमें कैसे कैलकुलेशन होगी नंबर ऑफ मोल्स इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एन शब्द नहीं आएगा क्योंकि वो क्या पूछ रहा है मोल इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, तो वो कितने होंगे केवल 22 इलेक्ट्रॉन, वो 22 इलेक्ट्रॉन। अब ऐसी बात कर रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पी इलेक्ट्रॉन्स, मोल पी इलेक्ट्रॉन्स। तो पहले पी इलेक्ट्रॉन्स निकाल लो, पी इलेक्ट्रॉन्स कैसे आएंगे मोल इंटू एन और इंटू नंबर ऑफ पी इलेक्ट्रॉन्स, और एक आयंस के अंदर पी इलेक्ट्रॉन्स होते कितने हैं 10, तो इसकी वैल्यू हो गई 10 एन। अगर हमसे पूछ रहा मोल पी इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे एन वर्ड हटा देंगे, यानी कि उसमें आएगा सिर्फ मोल इंटू नंबर ऑफ पी इलेक्ट्रॉन्स। मोल है 1 और पी इलेक्ट्रॉन्स है 10, तो इजिकल टू कितना आ गया 10। तो अगर मोल पी इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है तो 10, और वो पूछ रहा है टोटल पी इलेक्ट्रॉन्स, तो वो क्या हो गया 10 एन। देखिए ये क्वेश्चन एम्स में आ चुका है। क्वेश्चन तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर यानी कि जो एग्जामों में आ चुके हैं, मैं लिखता नहीं हूं, ठीक है। चलिए, हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी प्रेजेंट इन 4.2 ग्राम ऑफ n-3 आयन, ठीक है। ये नाइट्राइड आयन है, एजाइड आयन नहीं है। n पे -3, एक ही नाइट्रोजन एटम है और -3 है, तो ये कह रहा है मेरे पास n-3 आयंस के कितने ग्राम दे रखे हैं 4.2 ग्राम। तो हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स किससे निकलेंगे मोल्स इंटू एन और इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 आयन, ठीक है। तो पहले तो एक आयन में इलेक्ट्रॉन निकाल लो, n-3, एन में नाइट्रोजन एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 7, मगर इस पर क्या है -3 का मतलब क्या है कि +3 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो एटॉमिक नंबर 7 + 3, -3 है तो क्या हो जाएगा +3। तो प्रोटॉन तो कितने हैं 7 एटॉमिक नंबर के इक्वल होंगे, इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 7 + 3, क्योंकि -3 है तो वो क्या हो जाएगा प्लस, तो कितने हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने तो किससे आएंगे मोल इंटू एन इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 आयन, और एक आयन में इलेक्ट्रॉन है कितने 10। मोल्स कैसे निकलेगा वेट अपॉन एटॉमिक वेट या मोलिकुलर वेट या आयनिक वेट इंटू एन इंटू 10। मोल्स वेट है कितना, वेट है 4.2, और मोलिकुलर वेट या आयनिक वेट है किसका n का। नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट होता है कितना है 14, तो कितना हो गया 14। तो वेट है 4.2 और एटॉमिक वेट हो गया कितना 14 इंटू एन इंटू 10। बस सोल्व कर देंगे यहाँ से सोल्व करके कितना आ गया मोल्स कितना आ गया 0.3 इंटू एन और इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 आयन। क्लियर। एक टर्म्स देखिए मोलैरिटी, मोलैरिटी को अभी और डिटेल में पढ़ाएंगे, यहाँ थोड़ा सा जिक्र कर रहे हैं बस, इसका ज़्यादा जिक्र नहीं कर रहे हैं। मोलैरिटी को पहली बात तो रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से, और ये होता क्या है मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूट के कितने मोल डिसॉल्व हैं किसमें 1 लीटर सॉल्यूशन में। ऐसे समझो जैसे हमारे पास 1 लीटर क्या है शरबत है, 1 लीटर शरबत में कितने मोल चीनी के डिसॉल्व हैं, उसे बोलते हैं मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। जैसे
1 लीटर सॉल्यूशन, 1 लीटर शरबत में 2 मोल डिजोल्व है, किसके? चीनी के, तो वो मोलेटी कितनी हो गई? 2। 1 मोल 1 लीटर में डिजोल्व है तो मोलेटी हो गई 1। 5 मोल्स क्या है? 5 मोल्स 1 लीटर में डिजोल्व है तो मोलेटी कितनी हो गई? 5। अगर हम कहें कि क्या है, हमारे पास 10 मोल चीनी के डिजोल्व हैं किसमें? 2 लीटर वाटर में, तो 10 डिजोल्व है 2 लीटर में, तो 1 लीटर में कितने डिजोल्व हो गए? 10/2, कितना आ गया? 5। तो 5 क्या हो गई? मोलैरिटी। क्लियर होगी बात? चलिए, तो मोलैरिटी किससे निकलती है? नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो N मतलब मोल, 2 मतलब सोल्यूट, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, तो मोल्स, और ये वॉल्यूम किस में ले रहे हैं? लीटर में। अगर ये वॉल्यूम ml में ले लेंगे तो अपॉन में क्या आएगा? 1000, और वो कहाँ पहुंच जाएगा? ऊपर। ठीक, या मोल्स को भी क्या लिख सकते हैं? वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। ठीक है, इनटू लीटर इनटू 1000। यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? मोल पर लीटर। ठीक है, या क्या बोलते हैं? मोलर। ध्यान दीजिए, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि टेम्परेचर के इंक्रीज करने से मोलैरिटी डिक्रीज होगी या इफेक्टेड होगी या अनइफेक्टेड होगी। तो पहले तो ध्यान दीजिए, जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या होगा? कोई भी चीज हो, चाहे वो लिक्विड फॉर्म में हो, चाहे वो गैस फॉर्म में हो, चाहे वो सॉलिड फॉर्म में हो, अगर किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं तो वो एक्सपेंड करता है, और एक्सपेंड करने का मतलब उसका वॉल्यूम क्या होगा? इंक्रीज। तो जब भी हम सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो एक्सपेंड करेगा, तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और वॉल्यूम अगर बढ़ गया तो मोलैरिटी क्या हो जाएगी? घट जाएगी, क्योंकि वॉल्यूम के इन्वर्सली है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ेगा, नहीं क्या एक्सपेंशन होगा, जिससे मोलैरिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज। तो एक बात तो ये क्लियर हुई कि टेम्परेचर के चेंज करने से मोलैरिटी चेंज होती है। दूसरी ये बात हुई कि टेम्परेचर के बढ़ाने से मोलैरिटी घटती है। 1 मोलर का मतलब क्या होता है? कि 1 मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ मोल्स, तो एक और नंबर ऑफ मोल्स के आपने 3 फॉर्मूले पढ़े हैं, एक फॉर्मूला और निकल आया। देखो, यहां से मैं नंबर ऑफ मोल्स निकालूंगा, अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालूंगा तो n निकालूंगा तो क्या हो जाएगा? m इंटू वी, तो यहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे? मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर आप किस में लोगे? ml में लोगे तो डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 1000, अगर वॉल्यूम किस में ले रहे हैं? ml में। तो नंबर ऑफ मोल्स का एक फॉर्मूला और आ गया, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो अभी तक हमने मोल्स के 3 फॉर्मूले पढ़े थे, अब एक और फॉर्मूला आ गया मोल्स का। तो नंबर ऑफ मोल्स अगर किसी भी सब्सटेंस के निकालने तो कैसे निकलेंगे? या तो वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, या नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर, या वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम, और या फिर कैसे निकालते हैं? मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्लियर? तो ये 4 फॉर्मूले हो गए। चलिए एक प्रॉब्लम देखें। ये कह रहा है हाउ मैनी नंबर्स किसके? एच आयंस के, SO4 - 2 आयंस के और टोटल आयंस के, किसमें? विल बी प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ 100 ml ऑफ 0.01 मोलर H2SO4। मुझे क्या दिया है? H2SO4 दिया है। H2SO4 की मोलैरिटी कितनी है? 0.01 मोलर का H2SO4 है, कितना? 100 ml। तो उसके अंदर पूछ रहा है कि कितने नंबर ऑफ एच आयंस हैं, कितने नंबर ऑफ SO4 - 2 आयंस हैं और कितने टोटल आयंस हैं। तो देखिए, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो पहले तो यहाँ पे मोल्स किससे आएगा? मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम से। मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम किस में लेते हैं? लीटर में, मगर वहाँ किस में दे रखा है? ml में। तो या तो इसे लीटर में कन्वर्ट कर लो या यहाँ पे चेंज कर लो। इसे ml में रखोगे तो डिवाइडेड बाय क्या होगा? 1000। मोलैरिटी है 0.01, वॉल्यूम है कितना? 100 ml डिवाइडेड बाय 1000। सोल्व करेंगे तो यहाँ से आ गया 0.001, यानी कि 10⁻³ मोल्स। अब ये मोल्स आ गए। अब देखिए इक्वेशन कैसे होगी। ये जो H2SO4 है, अगर मैं H2SO4 का 1 मोल लूँ, जैसे H2SO4 टूटेगा तो किसमें? अगर इससे मैं H आयन को अलग करूँ, H को अलग करूँ, तो H आयन और SO4 - 2। मगर जब H टूटेंगे तो कितने H हैं? ये 2H हैं इसके पास, तो कितने बनेंगे? 2H आयन, और SO4 कितना है? 1। तो 1 H2SO4 से क्या आएंगे? 2 H आयन आएंगे और 1 SO4 माइनस आएगा। तो अगर मेरे पास एक H2SO4 है तो उससे 2 H आयन आएंगे और एक SO4 - 2 आएगा। या ऐसे कह लो, अगर मेरे पास 1 मोल H2SO4 है तो उससे 2 मोल H आयन बनेंगे और 1 मोल SO4 - 2 आयंस बनेगा। तो अगर इसके 1 मोल हैं तो इसके 1 मोल से उसके क्या बनते हैं? 2 मोल, और उसके कितने बनते हैं? 1 मोल। तो जब ये पूरा टूटेगा तो इसके टूटने से इसके 1 मोल से 2 मोल H आयन निकलेंगे और 1 मोल क्या निकलेगा? SO4 - 2 आयंस।
ठीक, चलिए अगर इसके पास अब इसके H2SO4 के मेरे पास मोल थे कितने, 10⁻³ तो एक मोल से इतने HN बन रहे हैं, तो 10⁻³ मोल से कितने बनेंगे, 1 से डिवाइड कर देंगे, इससे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, अगर एक मोल से इतने तो इतने मोल से कितने होंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगी, एक मोल से इतने तो इतने मोल से भी इतने, तो एक मोल से ये 1 बन रहा है तो 10⁻³ मोल से ये भी कितना बनेगा, 10⁻³, ये एक मोल से 2 बन रहे हैं तो ये 10⁻³ से कितने बनेंगे, 2 × 10⁻³। तो नंबर ऑफ H आयंस के मोल तो इतने आ गए। अब वो पूछ रहा है आयंस, एक मोल में कितने आयंस या कितने एटम या कितने स्पीसीज होते हैं, Na के इक्वल, तो मोल की मल्टीप्लाई कर देंगे Na से, तो क्या होगा, नंबर ऑफ H आयन, और ये क्या है, मोल्स हैं किसके, SO4 - 2 के, इतने मोल्स हैं, हमसे पूछ रहा है आयंस, तो एक मोल में कितने आयंस होते हैं, Na के इक्वल, तो इसकी मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, Na से, तो इतने क्या आ जाएंगे, SO4 - 2 आयंस आ जाएंगे, जैसी मोल्स की मल्टीप्लाई कर देंगे Na से। वो पूछ रहा है टोटल आयंस, तो टोटल आयंस तो H आयन के आयंस तो इतने आ गए और सल्फेट के आयन इतने आ गए, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये क्या आ जाएंगे, टोटल आयंस आ जाएंगे। क्लियर हो गई बात, चलिए देखिए नेक्स्ट एक प्रॉब्लम और देखते हैं, कह रहा है फ्रॉम 200 मिलीग्राम ऑफ CO2 और 10⁻21 molecules आर रिमूव्ड, व्हाट विल बी द रिमेनिंग मास ऑफ CO2। हमारे पास CO2 का कितना वेट दे रखा है, 200 मिलीग्राम ऑफ CO2 है, इतने पार्ट में से, इतने अमाउंट में से क्या कर दिए, 10⁻21 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 के क्या कर दिए, रिमूव कर दिए, तो जो रिमेनिंग पार्ट होगा उसका कितना मास होगा। तो देखिए हमें इनिशियल मास दे रखा है और फाइनल भी मास निकालना है, तो जो मॉलिक्यूल CO2 के हमने रिमूव करे उनका मास निकाल लो, इनका जो मास आ जाएगा वो उस मास को इस मास में से माइनस कर देंगे, तो जो पार्ट बचेगा वो रिमेनिंग CO2 का मास बच जाएगा। तो इतने मॉलिक्यूल्स का मास निकाल लीजिए पहले। तो देखिए मास ऑफ वन Na मॉलिक्यूल्स, यानी कि 1 Na मॉलिक्यूल, मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल ऑफ CO2, या CO2 के एक मोल का मास, CO2 के एक मोल का मास, या कैसे, तो CO2 के एक मोल का मास कितना होता है, 44 ग्राम, और एक मोल में CO2 के मॉलिक्यूल्स होते कितने हैं, Na के इक्वल, ठीक है। तो एक मॉलिक्यूल का मास कितना हो गया, देखिए एक मोल का मास तो इतना था, एक मोल का मास मतलब Na मॉलिक्यूलों का मास कितना है, 44, तो Na मॉलिक्यूलों का मास कितना हो गया, 44, तो एक मॉलिक्यूल का मास कितना होगा, डिवाइडेड बाय Na, ठीक है। ये आ गया एक मॉलिक्यूल ऑफ CO2 का मास। तो हमें कितने मॉलिक्यूल का मास निकालना है, 10⁻21 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, तो उससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो इसे जब हम सोल्व करेंगे तो ये कितना निकल कर आ रहा है, 0.073 ग्राम। तो इतने ग्राम क्या हो गया, मास हो गया किसका, 10⁻21 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 का। क्लियर हो गई बात। देखिए एक बार और समझा देता हूँ, एक मोल CO2 का मास कितना होता है, 44 ग्राम, और एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, Na के, तो ये Na मॉलिक्यूल का मास तो इतना है, तो एक मॉलिक्यूल का मास कितना होगा, डिवाइडेड बाय Na, तो इतने मॉलिक्यूल का मास क्या होगा, मल्टीप्लाई, तो ये सोल्व होकर आ गया इतने ग्राम। तो अब बस बात करिए, तो इनिशियल मास CO2 का था कितना, 20 मिलीग्राम, मिली मतलब 10⁻³ ग्राम, तो मेरे पास इतना ग्राम हो गया था, इनिशियल ग्राम इतना था, जो मैंने रिमूव करे 10⁻21 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 उनका मास निकल कर कितना आया, ये, तो इस मास में से इस मास को माइनस कर देंगे तो जो रिमेनिंग मास आ जाएगा। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये कह रहा है इन एबव क्वेश्चन, इस ऊपर वाले क्वेश्चन में ये कह रहा है हाउ मैनी नंबर ऑफ मोल्स विल बी रिमेन, कितने मोल्स रिमेन होंगे। तो आपके मोल्स की फॉर्म में निकाल लो, जो मुझे CO2 इनिशियली CO2 दे रखी थी वो 0.2 ग्राम थी, ठीक है, इतने ग्राम मुझे, मेरे पास क्या थी, CO2। अब मुझे क्या निकालने, मोल, तो मोल कैसे निकलेंगे, वेट को किससे डिवाइड कर दो, मॉलिक्यूलर मास से, तो इतने मोल थे CO2 के इनिशियल, ठीक है, और जो हमने मॉलिक्यूल रिमूव करे थे 10⁻21, इतने मॉलिक्यूल्स मैंने क्या करे थे, रिमूव करे थे CO2 के, तो इसे भी मोल में कन्वर्ट कर लो। तो मोल में कैसे कन्वर्ट होगा, ये आपके क्या दे रखा है, ये पार्टिकल दे रखे हैं, तो पार्टिकल का मोल के फॉर्मूले क्या है, यहाँ पे मोल का कौन सा फॉर्म लगाया, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट वाला, यहाँ पे कौन सा लगाएंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय Na, तो 10⁻21 को डिवाइड कर देंगे Na से, तो इसके मोल आ जाएंगे, तो इनिशियल मोल में से माइनस कर देंगे रिमूव मोल, क्या आ जाएंगे, रिमेनिंग मोल आ जाएंगे, ठीक है। यह सीधा सीधा इसके चक्कर में मत पड़ो,
इसे ही कन्वर्ट कर दो, बात खत्म। हमने रिमेनिंग क्या कर लिया था, रिमेनिंग मास आ गया था CO2 का, बस इस जो रिमेनिंग मास है उसी को मोल में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि वो आंसर किस में पूछ रहा है, रिमेनिंग मोल पूछ रहा है, तो जो रिमेनिंग मास है उसी के मोल निकाल दो बस, बाकी की जरूरत ही नहीं है। तो क्या करेंगे, इसके वेट को किससे डिवाइड कर देंगे, मोलिकुलर वेट से। किसका रिमेनिंग मास था ये, CO2 का, तो इस CO2 के वेट को डिवाइड कर देंगे CO2 के मास से, तो ये क्या हो जाएंगे, रिमेनिंग मोल आ जाएंगे। नेक्स्ट ये कह रहा है अमंग द फॉलोइंग विच विल हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से किसमें मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स है। तो मॉलिक्यूल्स तो मैक्सिमम उसमें होंगे जिसमें नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होंगे, जिसमें मोल्स ज़्यादा उसमें मॉलिक्यूल्स भी ज़्यादा, क्योंकि एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, Na के इक्वल, चाहे वो कोई भी हो। तो इसका मोल निकाल लेंगे वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, इसका मोल निकालेंगे वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, इसके मोल निकाल लेंगे किससे, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, और इसके भी मोल निकाल लेंगे वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। तो जिसके भी मोल ज़्यादा आएंगे उसी में क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे, ज़्यादा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स कैसे निकल के आते हैं, मोल्स इनटू Na। ठीक है, तो जिसके भी मोल ज़्यादा होंगे उसी में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी ज़्यादा हो जाएंगे। तो वो मोल्स किस में ज़्यादा निकल के आते हैं, वो इसमें लास्ट में आएंगे निकल के, देखिए कैसे आएंगे। तो देखिए एक तो मोल्स कैसे आएंगे, मॉलिक्यूल्स कैसे आएंगे, मोल्स इनटू Na। तो आप सिर्फ क्या निकाल लो, मोल निकाल लो, जिसके Na तो सभी में आएगा, तो जिसके मोल ज़्यादा होंगे तो मोल कैसा आएगा, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। ठीक है, तो वो कितना आ गया 1। ऐसे दूसरे में निकाल लेंगे मोल्स अपॉन मोलिकुलर वेट। ठीक है, तो वो भी कितना आ गया 1। ये तो क्या था, SO3 था, SO3 में मोलिकुलर वेट कितना हो गया था 64, वेट दे रखा था 64 ग्राम। ये CO2 थी, तो CO2 का वेट भी दे रखा था 44 ग्राम, और मोलिकुलर वेट भी 44 होगा, तो इसके भी मोल कितने आ गए 1। इसमें भी क्या है, इसका वेट दे रखा था 48, और मोलिकुलर मास इसका भी कितना है 48, तो यहाँ भी कितना आ गया था, ये कितना आ गया था 1 मोल। इसमें मोल ज़्यादा आ गए थे, इसमें वेट था 2, और किसके वेट था, ये हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल का वेट कितना होता है 2, तो वेट अपॉन मोलिकुलर वेट वो कितना आ गया था 4 मोल, तो इसमें 4 Na आ गया था, बाकी सब में Na आ रहा था, तो मैक्सिमम किस में आ गए थे, लास्ट में। नेक्स्ट देखिए ये कह रहा है 2 एलिमेंट, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्वेश्चन, मगर बहुत अच्छा है, समझ में आ जाएगा। देखिए 2 एलिमेंट P and Q will form 2 different compounds P2Q3 and PQ2। मेरे पास 2 एलिमेंट हैं P और Q, ये दोनों आपस में मिलके 2 अलग अलग मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। एक बार तो बनाते हैं P2Q3 और एक बनाते हैं PQ2। if 0.15 mole of P2Q3 will have 15.9 ग्राम। ये कह रहा है P2O3 के इतने मोल का मास, P2Q3 के 0.15 मोल का मास कितना है, इतने ग्राम है। ठीक है जी, एंड 0.15 मोल ऑफ PQ2 विल मास इतने। तो ये कह रहा है P2Q3 के 0.15 मोल का मास तो इतना है, और PQ2 के 0.15 मोल का मास कितना है, 9.3 ग्राम है। वाट विल बी एटॉमिक मास ऑफ P एंड Q। तो ये बताइए P एटम और Q एटम का मास बताइए। चलिए समझिए, मोलर मास ऑफ P2Q3, अगर मैं क्या निकालूं, इसका मोलर मास निकालूं। मोलर मास मतलब 1 मोल का मास, तो 1 मोल P2Q3 का जो मास होगा वही क्या कहलाएगा, मोलर मास। अब 1 मोल का मास कैसे निकले इसके, तो मुझे पता है P2Q3 के 0.15 मोल का मास कितना है, इतना, तो इतने मोल का मास है इतना, तो 1 मोल का कितना होगा, इससे डिवाइड कर देंगे, तो ये आ गया 1 मोल का मास। ठीक है, सोल्व कर लेंगे इसे। ऐसे ही लेट एटॉमिक मास अगर हम बात करें, ठीक सेम कहानी ऐसी किसकी आ जाएगी, PQ2 की। PQ2 का 1 मोलर मास निकालूंगा तो 0.15 मोल का मास उसमें कितना है, 9.3 है, तो 1 मोल का निकाल देंगे, वो डिवाइड कर देंगे 9.3 को किससे, 0.15 से। अब हमने लेट कर लिया कि एटॉमिक मास P एटम का, अकेले P एटम का मास मान लीजिए X है, और Q एटम का मास कितना है, Y है। ठीक, तो इस P2Q3 का एटॉमिक मोलिकुलर मास किसकी फॉर्म में, P और Q एटम की फॉर्म में, वो कितना होगा। इसके मोलिकुलर मास को मैं क्या लिख सकता हूँ, P का मास इंटू 2 प्लस Q का मास इंटू 3, ऐसा लिख सकता हूँ कि नहीं। तो P कितने हैं इसमें 2, तो Q इंटू 2x प्लस Q कितने हैं 3, और Q का मास है कितना y, तो 3y, तो 2x प्लस 3y, ये क्या हो गया, मोलर मास हो गया किसका,
P2Q3 का, वो है कितना 15.9 अपॉन 0.15 जो ऊपर से निकाला था। ऐसे ही हम क्या करेंगे, तो एक इक्वेशन सोल्व करेंगे, तो यहाँ से एक इक्वेशन सोल्व करेंगे तो एक इक्वेशन निकल के तो आ गई है। अब किसके लिए बात करें, मोलर मास ऑफ PQ2। तो PQ2 का मोलर मास अगर मैं एटॉमिक मास की फॉर्म में लिखूं तो P का कितना मास हो गया x, और Q का कितना होता है y, और कितने Q है ये 2, तो कितना हो गया 2y। तो x प्लस 2y तो क्या हो गया, मोलर मास हो गया किसका, PQ2 का, किसकी फॉर्म में, एटॉमिक मास ऑफ P और Q की फॉर्म में। मगर रियल में इसका मोलर मास है कितना, मतलब एक एटम का मास, एक मोल का मास, तो वो कितना होगा 9.3 डिवाइडेड बाई 0.15, क्योंकि इतने मोल का मास कितना था, इतना था, तो एक मोल का कितना मास हो जाएगा, इस मोल से डिवाइड कर देंगे, तो एक मोल का जो मास है वही क्या होता है, मोलर मास। तो ये इसे सोल्व करेंगे तो एक इक्वेशन ही आ गई। अब दो इक्वेशन मेरे पास बन गई हैं, दो वेरिएबल है x और y, इन्हें ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके क्या निकाल लूंगा, एक बार x निकाल लूंगा, एक बार y निकाल लूंगा। x क्या है, एटॉमिक मास है किसका, एटॉमिक मास है किसका, p एलिमेंट का, और y क्या है, एटॉमिक मास है किसका, p एलिमेंट का। तो देखिए अब तो सॉल्व कर लेंगे, दो इक्वेशन बन गई थी मेरे पास, 2x प्लस 3y इक्वल टू आ गया था 106, और एक आ गया था 2x प्लस 2x वो x प्लस 2y इक्वल टू आ गया था कितना 62। उसे 2 से मल्टीप्लाई करके हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया था इसे, इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया था और इसे क्या कर दिया था माइनस, तो ये कैंसिल होकर y निकल के आ गया था 18। अब y की वैल्यू कौन सी, फर्स्ट इक्वेशन में रख दी या सेकंड में रख दो, वहाँ से क्या निकल जाएगा x। नेक्स्ट आगे समझ में देखिए, how many moles of CO2 will be contain 8 gram of oxygen, how many moles of CO2 will be contain 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ये कह रहा है CO2 के कितने मोल, CO2 के कितने मोल में ऑक्सीजन का 8 ग्राम प्रेजेंट है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड में कौन है, कार्बन भी है और ऑक्सीजन भी है, तो कह रहा है CO2 के कितने मोल में ऑक्सीजन का 8 ग्राम मिल जाएगा, या कह सकते हैं CO2 के कितने मोल से ऑक्सीजन मुझे 8 ग्राम क्या मिल जाए, ऑक्सीजन मिल जाए। तो देखो इन CO2 molecule there is the 2 moles of oxygen and 1 moles of O2 is present in 1 mole of CO2। देखिए यहाँ बात करें CO2 के अगर हम बात करें तो CO2 के एक मोल में, अगर मैं एक मोल की बात करूं तो CO2 के एक मोल में एक मोल कार्बन है और एक मोल कौन है, O2 है। क्लियर हो गई बात। तो CO2 के एक मोल से मुझे कितनी O2 मिल जाएगी, 1 मोल, 1 मोल O नहीं, 1 मोल O2। क्लियर हो गई बात नहीं। देखिए ऐसे समझे आप, यहाँ अगर मैं CO2 को तोड़ूं तो एक मोल CO2 से मुझे क्या मिलेगा, एक C मिलेगा और एक क्या मिलेगा, O2 मिलेगा। तो 1 CO2 से 1 तो मिल रहा है कार्बन और 1 ही क्या मिल रहा है, O2। क्लियर हो गई बात। तो देखिए तो 1 मोल ऑफ O2, 1 मोल O2 मुझे प्रेजेंट, 1 मोल O2 प्रेजेंट है किसमें, 1 मोल CO2 में। अब मुझे क्या चाहिए, अब एक मोल O2 का वेट है कितना, एक मोल O2 का वेट है O का कितना होता है 16 इंटू 2 कितना हो गया 32। तो एक मोल O2 का वेट है 32 ग्राम, तो 32 ग्राम में 32 ग्राम किस में प्रेजेंट है, एक मोल CO2 में। क्लियर। तो 1 ग्राम कितने में प्रेजेंट होगा, 1 ग्राम O2 कितने प्रेजेंट होगा, 32 से डिवाइड कर देंगे यहाँ, और मुझे निकालना 8 ग्राम, तो 8 ग्राम ऑक्सीजन कितने में प्रेजेंट होगी, अब क्या मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से, तो बस आंसर आ गया। नहीं समझे, एक मोल O2 किस में प्रेजेंट है, एक मोल CO2 में, तो ये तो हमें मोल में पूछ रहा है तो इसे तो मोल में रहने दो, मगर O2 हमें अमाउंट किस में दे रखा, ग्राम में, तो इस वाले पोर्शन को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, ग्राम में। समझ में आ रही बात नहीं। जो मुझे निकालना है, देखिए एक मोल, मैंने एक रिलेशन निकाल लिया कि 1 मोल O2 में 1 मोल O2 प्रेजेंट होगी 1 मोल CO2 में। अब इसका तो CO2 तो मुझसे पूछ रहा मोल में, तो इसे तो मोल में रहने दूंगा, और मुझे O2 दे रखी किसमें, ग्राम में, तो इसे ग्राम में कन्वर्ट करूंगा। एक मोल O2 का वेट कितना होता है 32 ग्राम, तो 32 ग्राम किससे मिलेगा, एक ग्राम, एक मोल O2 से। ऐसे ही 1 ग्राम O2 किससे मिलेगी, डिवाइडेड बाय क्या कर दूंगा 32, ठीक है, डिवाइडेड बाय 32, और 8 ग्राम मुझे निकालनी है तो 8 ग्राम किससे मिलेगी, इंटू 8 कर दूंगा। तो यहाँ से क्या आ गए 8/32 मोल्स ऑफ CO2, और वो कितना आ गया 1/4, या बोल सकते हैं 0.25 मोल ऑफ CO2। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट देखिए, ये कह रहा है हाउ मैनी, ये पूछ रहा है, ये कह रहा है हाउ मैनी मोल्स ऑफ ग्लूकोज C6H12 और 6 विल बी कंटेन 0.25 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन।
अब 0.25 ग्राम एटम ग्राम मॉलिक्यूल, मैंने आपको बताया क्या होता है, ये नंबर ऑफ मोल्स होता है जब ऑफ वर्ड ना लगा हो। ऑफ वर्ड बाद में लगा, ग्राम और एटम के बीच में कहीं ऑफ नहीं है। तो ग्राम एटम हो ग्राम मॉलिक्यूल हो तो इसका मतलब क्या है, ये मोल पूछ रहा है। तो उसने क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या हुआ अभी, ये कह रहा है हाउ मैनी मोल्स ऑफ ग्लूकोज विल कंटेन कितने, 0.25 मोल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है जी, ये कह रहा है कि कितने मोल ग्लूकोज में 0.25 मोल क्या होंगे, ऑक्सीजन के होंगे। चलिए यहां देखिए जी, ग्लूकोज, ये ग्लूकोज का एक मोल है, तो अगर ग्लूकोज के एक मोल में देखिए, इसके एक मोल में कार्बन कितने आ जाएंगे 6, हाइड्रोजन कितने आ जाएंगे 12 और ऑक्सीजन कितने आ जाएंगे 6। ठीक है, तो इसके अगर इसका मैं ग्लूकोज का एक मोल लूं तो एक मोल ग्लूकोज में 6 मोल क्या होंगे, कार्बन एटम, 6 मोल क्या होंगे हाइड्रोजन एटम, और 6 मोल क्या, देखो 12 मोल क्या हो जाएंगे हाइड्रोजन एटम और 6 मोल क्या हो जाएंगे ऑक्सीजन एटम। तो एक मोल में कितने मिल रहे हैं जी, 6 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन। ग्राम एटम को क्या बोल सकते हैं, मोल। तो एक मोल ग्लूकोज में मुझे कितने मोल ऑक्सीजन मिल रही है, 6 मोल ऑक्सीजन मिल रही है, 6 मोल ऑक्सीजन एटम मिल रहे हैं। तो बस बात खत्म हो गई, एक मोल में मिल रहे हैं 6, तो 6, ये ऐसे उल्टा कह लो, अब 6 मोल किससे मिल रहे हैं, एक मोल से, तो कितने मोल निकालने हैं, 0.05 मतलब 1/4, तो 1/4 मोल कितने से मिलेंगे, तो 6 मोल या कहो ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन वो कितने में होते हैं, एक मोल ग्लूकोज में होते हैं। तो 6 मोल या कह सकते हैं 6 ग्राम एटम ऑक्सीजन मुझे किस में मिलते हैं, 1 ग्राम ग्लूकोज से, वो 1 मोल ऑक्सीजन ग्लूकोज से। तो 6 मोल मिलते हैं 1 मोल ग्लूकोज से, तो 1 मोल किससे मिलेगा, अपन बाई 6 से, और मुझे कितना मोल निकालना है 0.25, तो इनटू क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है डेंसिटी। डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। मास की यूनिट होगी ग्राम, वॉल्यूम एमएल में, तो ग्राम पर एमएल या केजी पर मीटर क्यूब। ठीक, अब ये स्पेसिफिक डेंसिटी या क्या बोलते हैं इसे, ग्रेविटी। ठीक है, ये पढ़ा चुका हूं मैं आपको मेन लेक्चर में। तो स्पेसिफिक डेंसिटी या क्या बोलते हैं ग्रेविटी, वो क्या होती है, डेंसिटी ऑफ ए कंपाउंड इन ग्राम पर एमएल डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी वाटर के रेस्पेक्ट में अगर हम निकालते हैं, किस केस में, लिक्विड या सॉलिड। अगर गैस केस में रेस्पेक्ट स्पेसिफिक डेंसिटी निकालते हैं तो किसके रेस्पेक्ट में निकालते थे, हाइड्रोजन गैस के रेस्पेक्ट में। अगर कोई सब्सटेंस गैसियस स्टेट में है तो स्पेसिफिक डेंसिटी किसके रेस्पेक्ट में निकलती थी, हाइड्रोजन गैस के रेस्पेक्ट में। और अगर कोई लिक्विड या सॉलिड में है तो स्पेसिफिक डेंसिटी किसके रेस्पेक्ट में निकलती है, डेंसिटी ऑफ वाटर। तो डेंसिटी ऑफ कंपाउंड इन ग्राम पर एमएल डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ, यानी कि किसी भी सब्सटेंस की किसी भी कंपाउंड की डेंसिटी को डिवाइड कर दें वाटर की डेंसिटी से। अगर वो ग्राम पर एमएल में है तो वाटर की भी ग्राम पर एमएल में लेनी है, और अगर वो क्या है, अगर वो केजी पर मीटर क्यूब में है तो वो भी किसमें लेनी है, केजी पर मीटर क्यूब में। चलिए, तो वाटर की डेंसिटी ग्राम पर एमएल में कितनी होती है, 1 होती है। तो कहने का मतलब है जो उस सब्सटेंस की डेंसिटी होगी वही स्पेसिफिक डेंसिटी होगी, क्योंकि वाटर की डेंसिटी कितनी है 1, और 1 से जब डिवाइड करेंगे तो वही वैल्यू निकल कर आ जाएगी। मगर पहले अगर मान लीजिए किसी सब्सटेंस की डेंसिटी थी डी ग्राम पर एमएल, मगर अब क्या हो जाएगी, ग्राम पर एमएल से ग्राम पर एमएल कैंसिल हो जाएगा, अब क्या हो जाएगी, डी रह जाएगी शेष। तो स्पेसिफिक डेंसिटी की कोई यूनिट नहीं होती, बस अंतर क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू वही होगी, बस डेंसिटी की यूनिट होती है, मगर स्पेसिफिक डेंसिटी या ग्रेविटी वो क्या होती है, नो यूनिट, वो यूनिट लेस होती है। वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी क्या होगी, मास ऑफ ए वन मॉलिक्यूल, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ए गैस एट एसटीपी, एट गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी कि किसी भी कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पे, डिवाइडेड बाय क्या होगा, मास ऑफ 1 मोलर मास ऑफ H2 गैस एट सेम टेम्परेचर और प्रेशर। जिस टेम्परेचर और प्रेशर पे किसी भी गैस के एक मोल के मास को, किसी भी गैस के एक मॉलिक्यूल मास को आप क्या कर दें, गिवन टेम्परेचर प्रेशर पे डिवाइड कर दें 1 मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन गैस एट द सेम टेम्परेचर प्रेशर, क्योंकि गैस का जो मोलर मास होता है वो टेम्परेचर प्रेशर के चेंज करने से चेंज होगा, इसलिए क्या है, जो टेम्परेचर वहाँ है वही यहाँ होना चाहिए। तो मोल किसी भी सब्सटेंस के एक मॉलिक्यूल के मास को आप डिवाइड कर दें हाइड्रोजन के मोलर मास से, और हाइड्रोजन का मोलर मास होता है कितना है, 2। तो कहने का मतलब है किसी भी गैस के 1 मॉलिक्यूल के मास को डिवाइड, उसके मोलर मास को डिवाइड कर दो किससे, 2 से, तो वो क्या कहलाती है, वेपर डेंसिटी। तो मोलर मास डिवाइडेड बाई 2।
तो वेपर डेंसिटी क्या हो गई, डेंसिटी ऑफ ए वन मोल ऑफ अननोन गैस एट एसटीपी, या को कैसे डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, यानी कि डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द वन मोल ऑफ एस टू गैस एट सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे। देखिए इन पे कुछ क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है वेपर डेंसिटी ऑफ एन अननोन गैस विद रेस्पेक्ट टू मीथेन, विद रेस्पेक्ट टू मीथेन वाज फाउंड टू बी 4, कितनी पाई गई 4, वाट विल बी इट्स मोलर मास। वेपर डेंसिटी किसी अननोन गैस की किसके रेस्पेक्ट में, मीथेन के रेस्पेक्ट में कितनी पाई गई, 4 पाई गई, तो उसका मोलर मास बताओ। तो वेपर डेंसिटी होगा मोलर मास डिवाइडेड बाय क्या है, डिवाइडेड बाय क्या होगा, मास ऑफ द जो भी कोई गैस जिसके रेस्पेक्ट में है। तो किसके रेस्पेक्ट में भैया, हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में नहीं है आपके, हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में होता तो बाई 2 हो जाता, मगर आपके किसके रेस्पेक्ट में दे रखा है, मीथेन के। तो मीथेन का मोलर मास कितना होता है 16। तो जब भी आप वेपर डेंसिटी निकालेंगे तो जिस अननोन गैस की निकाल रहे हैं उसका मोलर मास डिवाइडेड बाय कर देंगे मोलर मास किसका, जिसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। तो अगर मीथेन के रेस्पेक्ट में निकालें तो मीथेन के मास से, मीथेन का मास कितना होगा 16, क्योंकि CH4 होती है मीथेन, कार्बन का होगा 12 और 4 हाइड्रोजन है तो कितना आ गया 4, तो कितना हो गया 16। तो क्या वेपर डेंसिटी दे कितनी रखी उनने 4, तो 4 इज इक्वल टू m/16, तो यहाँ से मल्टीप्लाई m निकल कर आ जाएगा कितना 4 × 16 कितना 64। नेक्स्ट देखिए, डेंसिटी ऑफ ए कंपाउंड इज इतने ग्राम पर, यानी ग्राम पर लीटर, ग्राम पर ml जो भी है ग्राम पर लीटर में है। डेंसिटी ऑफ ए कंपाउंड इज इतने ग्राम पर लीटर एट NTP, व्हाट विल बी इट्स मोलर मास एज्यूमिंग कंपाउंड इन एक्वस स्टेट, गैसियस स्टेट। तो इसका मोलर मास बताना है और कंपाउंड की कह रहा है एज्यूम करिए किसमें है, गैसियस स्टेट में है, तभी NTP कंडीशन लग रही होगी। तो देखिए अब जो वेपर जो डेंसिटी है कंपाउंड की वो कितनी देर की, इतने ग्राम पर लीटर में है। तो इतने ग्राम पर लीटर का मतलब क्या हो गया कि 1 लीटर का मास कितना है, वेपर डेंसिटी का मतलब क्या होगा कि इतने वॉल्यूम में इतने ग्राम है। तो ये क्या है, ग्राम पर लीटर है, तो इसका मतलब 1 लीटर सब्सटेंस में कितना वेट है, इतना। तो 1 लीटर ऑफ गैस हैविंग मास कितना जी 0.1784 ग्राम, तो 1 लीटर में इतना मास है। अब एक मोल में वॉल्यूम होता कितना, कितने लीटर होते हैं एक मोल में, गैस के एक मोल में किस पे, एनटीपी कंडीशन पे, एनटीपी कंडीशन दे रखी है और गैस दे रखी है। तो गैस के एक मोल का वॉल्यूम किस पे, एनटीपी पे कितना होता है 22.4 लीटर। तो अगर 1 लीटर में इतना मास है तो 22.4 लीटर में कितना होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये मास निकल का आ गया किसका, इतने लीटर का, और इतने लीटर मतलब 1 मोल का मास निकल का आ गया, और 1 मोल का जो मास होता है वही तो मोलर मास है। हमसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन समझिए, वो कह रहा है एक कंपाउंड है जिसकी डेंसिटी दे रखी है कितनी, इतने ग्राम पर लीटर, और वो क्या है, जो सब्सटेंस है वो गैस है, और वो भी किस पे, एसटीपी कंडीशन पे जो डेंसिटी है वो दे रखी है। एक सब्सटेंस कंपाउंड है जिसकी डेंसिटी इतनी है किस पे, एनटीपी कंडीशन पे, और वो क्या है, गैसेस स्टेट में है। तो पूछ रहा है उसका मोलर मास बताओ। मोलर मास मतलब 1 मोल का मास। 1 मोल का मास कैसे पता चलेगा, अब देखिए डेंसिटी का मतलब क्या है, ये ग्राम पर लीटर दे रखा है, तो इसका मतलब है कि 1 लीटर में इतना मास है, तो 1 लीटर में हुआ इतना मास। कंपाउंड के कह लो गैस के 1 लीटर में इतना मास आ रहा है, और मुझे निकालना मोलर मास। मोलर मास का मतलब 1 मोल का मास। तो 1 मोल गैस में वॉल्यूम होता कितना है, 22.4 लीटर होता है किस पे, एनटीपी कंडीशन पे। तो 1 मोल में कितने वॉल्यूम होते हैं, इतने। तो इतने वॉल्यूम में जो मास होगा वही तो 1 मोल का मास है, और वही क्या हो गया, मोलर मास। खत्म हो गई बात। नेक्स्ट देखिए, द डेंसिटी ऑफ एयर, ये कह रहा है द डेंसिटी ऑफ एयर वाज फाउंड टू बी इतने ग्राम पर ml, व्हाट विल बी वेपर डेंसिटी ऑफ एयर। ये कह रहा है हमारे पास एयर है, एयर की वेपर डेंसिटी, एयर की डेंसिटी दे रखी कितनी, इतने ग्राम पर ml। तो वेपर डेंसिटी निकालनी है, तो वेपर डेंसिटी कैसे आ जाएगी जी, देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इतना ग्राम है कितने, 1 ml में। तो 1 ml ऑफ गैस किस पे, एनटीपी पे, हैविंग मास कितना जी ये। तो एक गैस का 1 ml में कितना मास दे रखा है जी, इतना। तो 1 ml ऑफ गैस एट एनटीपी हैव द मास कितना जी ये। तो मोलर मास मतलब 1 मोल का मास, और 1 मोल गैस का वॉल्यूम होता कितना है एनटीपी कंडीशन पे, 22.4 लीटर। या ml की बात है तो ml कितना होगा, 22,400 ml। तो इतने ml में तो इतना मास था, तो इतने ml में कितना मास हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे।
ठीक है, मल्टीप्लाई करके इतना मास आ गया, तो इतना मास किसका आ गया, ये 1 मोल का मास आ गया। और 1 मोल का जो मास है वही क्या होता है, मोलर मास। अब क्या निकालनी है मुझे, वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी कैसे निकलेगी, मोलर मास डिवाइडेड बाई 2। तो वेपर डेंसिटी किससे आ जाएगी, मोलर मास डिवाइडेड बाई 2। वेपर डेंसिटी जब उसने कुछ नहीं दे रखा किसके रेस्पेक्ट में निकालना, तो आप किसके रेस्पेक्ट में लेके चलते हैं, हाइड्रोजन के। और हाइड्रोजन का जिसके भी रेस्पेक्ट में लेके चलेंगे उसके मोलर मास से क्या कर देते हैं, डिवाइड। तो हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में लेके चलेंगे क्योंकि किसी के बारे में बता नहीं करो, हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है, 2। तो मोलर मास डिवाइडेड बाई 2, मोलर मास हमने निकाल लिया था इतना, और बाई 2 आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट, थैंक्स।